तो स्वागत है आप सभी का अमिता शर्मा क्लासेस में। तो आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। तो कुछ क्लास हमने देख ली थी, तो अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी हो तो वो क्लासों को जाकर देख लीजिए। और आज एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि संडे को मैं जितना भी पढ़ा दिया उन सबके एमसीक्यू लेके आऊंगी, जिसमें कम से कम एमसीक्यू रहेंगे तो 200 या 250 के लगभग एमसीक्यू रहेंगे। तो संडे को क्लास होगी शाम को कितनी, शाम को 5 बजे तक। अगर इस क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो उस क्लास को मैं लाइव रख सकती हूँ, ठीक है। अगर आपने इस क्लास पे कम से कम 100 सब्सक्राइबर और 5,000 बच्चों को शेयर किया तो उस क्लास को हम लाइव रखेंगे, ठीक है, संडे को। आपके लिए इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, याद रखना। तो आज इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, अगर हो सकता है तो हम जियोग्राफी के भी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का अमिता शर्मा क्लासेस में। तो आइए चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो चलते हैं हम क्लास की तरफ। तो हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आया है हमारी स्क्रीन पर, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो, ना शेयर करते हो, ना किसी का लाइक आता है। तो क्लास पसंद नहीं आती आप लोगों को मेरी। अगर नहीं पसंद आती है तो कैसा बताओ, फिर हम कोई और इंतजाम करेंगे, ठीक है। तो आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो पहला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो देखते हैं हम अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं। तो अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं हम किन्हें, एडम स्मिथ को। किन्हें कहते हैं, एडम स्मिथ को हम अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। चलिए देखते हैं अब हम एडम स्मिथ के बारे में। तो चलिए एडम स्मिथ की जानकारी लिख लेते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। तो इन्हें आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। इन्होंने किसकी परिभाषा दी, अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। इन्होंने किसकी परिभाषा दी है, अर्थशास्त्र की परिभाषा दी है। किन्होंने, एडम स्मिथ ने। अगर पूछ ले कि इन्होंने किस अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है, तो इन्होंने कितना, फ्री मार्केट का। कि किसका, फ्री मार्केटिंग का इन्होंने समर्थन किया, यानी मुक्त बाजार का समर्थन किया। अगर पूछे एडम स्मिथ ने किसका समर्थन किया है, तो मुक्त बाजार का समर्थन किया, मुक्त बाजार का, फ्री मार्केट का। किसका, फ्री मार्केट, फ्री मार्केट का इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया। अगर पूछ ले इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है, अगर पूछे कि एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी रही है, तो इनकी प्रमुख पुस्तक रही है द हेल्थ ऑफ नेशन। क्या रही है, द हेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। तो इनकी पुस्तक कौन सी है, द हेल्थ ऑफ नेशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिन्होंने इसमें क्या किया है, इन्होंने इसमें अर्थशास्त्र के बारे में बताया है, ठीक है। चलो देखते हैं अर्थशास्त्र का जनक किसे कहते हैं, एडम स्मिथ को कहते हैं। इन्हें किस अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं, तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहते हैं। अगर पूछ ले इन्होंने किसका समर्थन किया है, तो इन्होंने मुक्त बाजार का समर्थन किया, यानी फ्री मार्केट का। अगर पूछ ले एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है, तो द वेल्थ ऑफ नेशन। क्या, द वेल्थ ऑफ नेशन किनकी पुस्तक है, एडम स्मिथ की है। ओके, समझ में आया, आगे चलूं। आगे क्वेश्चन आता है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। चलिए देखते हैं भारत का केंद्रीय बैंक। तो भारत का केंद्रीय बैंक या सबसे बड़ा बैंक या भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक, तो वो कौन सा है, आरबीआई, ठीक है। इसको कौन से कहते हैं, आरबीआई। ये इसका अगर पूछ ले मुख्य कार्य क्या है, मुद्रा का विनिमय करना। अगर पूछ ले इसका मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य, चलिए वाल देखते हैं कार्य। पहले हम देखते हैं कि आरबीआई की स्थापना, चलिए देखो स्थापना। तो स्थापना इसकी होती है कब, 1934 में। कौन सी, आरबीआई अधिनियम के द्वारा। किसके द्वारा, आरबीआई अधिनियम के द्वारा। कौन से अधिनियम, 1934 के अधिनियम से इसका एक्ट आता है 1934 में। स्थापना होती है 1935 में। स्थापना कब होती है,
1935 में होती है। एक्ट कब का? 1934 का। याद रखना एक्ट कौन सा। अगर पूछे आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से होती है तो 1934 के अधिनियम से 1935 में होती है। अगर पूछ ले किस आयोग की सिफारिश पर होती है आरबीआई की स्थापना, अगर पूछे किस आयोग की सिफारिश पर होती है तो हिल्टन, कौन सा? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। लिखो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। अभी मैं इसे साफ नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि पेंसिल मेरे को अभी सही से पकड़ना नहीं आता, तो आपको अभी फिलहाल में प्रॉब्लम होगी, उसके बाद मैं थोड़ा सही कर लूंगी। तो आपको 2-3 दिन अभी थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा इसको मैं दूसरा पेन ले रहा हूँ तो फिर ये सही चलने लगेगा। ओके, फिर इसको हटा दूंगा। देख लिया हमने। तो अगर पूछ ले कि आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से 1934 के अधिनियम से कब होती है? 1935 में होती है। किस आयोग की सिफारिश पर होती है? हिल्टन आयोग की सिफारिश। अगर पूछ ले हिल्टन आयोग का गठन कब हुआ था तो 1926 में। याद रखना, मैंने सब बता दिया। हिल्टन आयोग का गठन कब होता है? 1924 में। हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किसका स्थापना होता है? आरबीआई का। ठीक है। अगर पूछ ले कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण, अगर पूछ ले उसमें तो इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? देखो राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में, 1949 में इसका क्या होता है? राष्ट्रीयकरण होता है। किसका? आरबीआई का। अगर पूछ ले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। अगर पूछ ले आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। ठीक है, देखते हैं। आरबीआई तो सब भारत सरकार का सबसे बड़ा बैंक है। स्थापना 1934 के एक्ट से 1935 में होती है। किसकी सिफारिश पर? हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। हिल्टन आयोग का गठन 1926 में होता है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। अगर पूछ ले कि इसके वर्तमान गवर्नर कौन है तो वर्तमान गवर्नर तो इसके वर्तमान गवर्नर कौन हो गए? तो इसके वर्तमान गवर्नर है अभी फिलहाल में संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। इसके वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा इसके वर्तमान गवर्नर है। किसके? आरबीआई के। ठीक है, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। अगर पूछ ले कि पहले गवर्नर कौन है, अगर क्वेश्चन आ गया कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है तो पहले गवर्नर है ऑसबॉर्न स्मिथ। लिखो आरबीआई के पहले गवर्नर कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। अगर उन्होंने पूछ लिया कि शक्तिकांत दास वर्तमान में नहीं है, अगर उन्होंने क्वेश्चन अगर आ गया तो शक्तिकांत दास नहीं लगाना, एक वर्तमान में संजय मल्होत्रा। शक्तिकांत दास 1900 वो 2024 के वर्तमान में, 2024 के कब वो शक्तिकांत दास। अभी वर्तमान में कौन आ गए? संजय मल्होत्रा आ गए। कौन आ गए? संजय मल्होत्रा आ गए। तो आरबीआई के पहले गवर्नर, अगर लिखो पहले गवर्नर तो इनके पहले गवर्नर हैं वो कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ इनके पहले गवर्नर है। ये कब बनते हैं? 1935 में। अगर पहले तो 1935 में ही बनेंगे। अगर पूछ ले कि पहले भारतीय गवर्नर कौन है, अगर पूछ ले पहले भारतीय गवर्नर तो इनके पहले भारतीय गवर्नर है सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख पहले भारत में। कब बनते हैं? 1943 में। कब बनते? 1943 में बनते। ओके, कंप्लीट हुआ। अगर पूछ ले इनका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है, चलो लिखो क्षेत्रीय कार्यालय। आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय तो आरबीआई का जो क्षेत्रीय कार्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई में, नई दिल्ली में, कोलकाता में और चेन्नई में। कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। ओके, एक बार और देखते हैं आरबीआई को। चलो देखते हैं आरबीआई कौन सा? 1934 का एक्ट। गठन कब होता है? 1935 में। कब होता है? 1935 में। राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1949 में। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ पर है? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता। ठीक है। किसकी सिफारिश पर होता है? तो यंग हिल्टन यंग की सिफारिश पर। कब? 1926 का हिल्टन यंग क्या है? आयोग 1926 की सिफारिश पर आरबीआई का क्या होता है? गठन होता है। अगर पूछ ले आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा वर्तमान गवर्नर। अगर पूछ ले पहले कौन है, तो 1935 में बनते हैं पहले। वो कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन है? ऑसबॉर्न स्मिथ पहले बन। अगर पूछ ले पहले भारतीय कौन है, तो लिखो सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख। क्या है? पहले भारतीय। ये कब बनते हैं? 1943 में पहले भारतीय गवर्नर बनते हैं सीडी देशमुख, 1943 में। ओके, कंप्लीट हुआ। आगे चलो, आगे चलते हैं। ये हमने कंप्लीट कर लिया, अब इसे नहीं देखना। ठीक है। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? बम्बई में। अब हम आते हैं हरित क्रांति का जनक। ठीक है, आइए देखते हैं। तो हरित क्रांति का जनक किन्हें कहते हैं? स्वामीनाथन को। किन्हें कहते हैं? स्वामीनाथन को। किसमें? भारत में। अगर पूछ ले कि विश्व में कौन है, तो विश्व में लिखो, विश्व में कौन है? विश्व के नॉर्मन बोरलॉग। कौन? नॉर्मन बोरलॉग। ये कौन की? विश्व के। भारत में कौन? एम एस स्वामीनाथन। इन्हें क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अगर पूछ ले इनका जन्म कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में। जन्म तमिलनाडु। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में इनका जन्म होता है। अगर पूछ ले कि इन्होंने एक मुख्य कार्य क्या किया था, तो 1960 में जब भारत में भुखमरी थी, तब इन्होंने गेहूं और चावल की उन्नत किस्मों का विकास किया था। क्या किया था? उन्नत किस्मों का, यानी हाई क्वालिटी की उपज देने वाली किस्मों का इन्होंने विकास किया था। किन्होंने? एम एस स्वामीनाथन। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? हरित क्रांति का जनक कहते हैं। अगर पूछे 1960 में इनकी जो भूमिका रही है वो क्या रही है, कि देश में भुखमरी का समय था। कब था? देश में क्या था इस समय? भुखमरी का समय। तो इन्होंने क्या किया था कि गेहूं और चावल, किनकी? गेहूं और चावल उन्नत किस्म का, यानी हाई क्वालिटी का, उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग। इन्होंने क्या किया था? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया था। ओके। अगर पूछ ले इन्हें भारत पहले भारतीय जिन्हें वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, वो कौन है? एम एस स्वामीनाथन है। इनको कौन सा प्राइज मिला है? तो खाद्य व कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज। तो वर्ल्ड फूड प्राइज, वर्ल्ड फूड प्राइज पाने वाले पहले भारतीय, देखो पहले भारतीय कौन है? एम एस स्वामीनाथन जी हैं। ओके, चलिए जानते हैं एम एस स्वामीनाथन जी। तो एम एस स्वामीनाथन का जन्म कहाँ होता है? तमिलनाडु में। इनका मुख्य कार्य क्या है? हरित क्रांति के जनक कहते हैं। अगर पूछ ले इन्होंने विशेष कार्य क्या किया था? 1960 में भुखमरी के समय भारत में उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया था। किन दो फसलों के? गेहूं और चावल के। कौन से? गेहूं और चावल के। इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। यह खाद्य एवं कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है। कौन सा? वर्ल्ड फूड प्राइज है भारत में। यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये किनको मिला? एम एस स्वामीनाथन को। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं। विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। आगे चलते हैं, समझ में आ गया? तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, देखते हैं हम। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, एनडीसी की स्थापना कब होती है? 1952 में होती। कब होती है? 1952 में होती है। उस समय भारत के पीएम कौन है? नेहरू जी हैं। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। कौन है? नेहरू। ये उस समय भारत के पीएम। तब किसकी स्थापना होती है? एनडीए की। अगर पूछ ले इसका फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। देखो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
नेशनल ओके। यह भारत सरकार का नीति निर्माण का क्या है, निकाय है। अगर पूछ ले यह एनडीए है, एनडीसी है, ये क्या है, भारत सरकार का नीति निर्माण का निकाय क्या है, नीति निर्माण का निकाय है। अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 1952 में। कब होती है, 1952 में इसकी स्थापना होती है। अगर पूछ ले किस उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना करके, योजना निर्माण और विकास नीतियों का समन्वय करना। अगर पूछ ले, क्योंकि यहाँ पे हमने बता दिया, योजना निर्माण और विकास नीतियों के करना, समन्वय कर। अगर पूछ ले इसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष होता है इसका कौन, पीएम। कौन होता है, प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है, नरेंद्र मोदी जी। अगर पूछ ले इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना। वर्तमान में यह नीति आयोग के रूप में कार्य करता है। वर्तमान में यह क्या हो गया, समाप्त हो गया है, और वर्तमान में इसकी जगह पे क्या आ गया है, नीति आयोग। वर्तमान में क्या आ गया, नीति आयोग। क्या आ गया, नीति आयोग। ओके, आगे चलूं, तो चलो एक बार इसको और देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद एक क्या है, इसकी फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ये समय स्थापना होती है, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। स्थापना कब होती है, 1952 में होती है। इसके अध्यक्ष कौन है, कौन होता है, पीएम होता है। वर्तमान में इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। ओके, इसका अगर पूछ ले मुख्य कार्य क्या है, तो पंचवर्षीय योजना को मंजूरी देना, केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग व समन्वय का कार्य करना। ओके, अब आता है क्वेश्चन, भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत। ठीक है, तो भारत में बजट देख ले हम। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत कब होती है, जेम्स विल्सन के समय। कब, 1960 में। कब होती है, 1960 में होती है। जेम्स विल्सन के समय 1960 में होती है। अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था, देखो स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब आज, उस समय वित्त मंत्री कौन है, षणमुखम सेठी। मुखम सेठी। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किस किसका में, षणमुखम सेठी के समय। अगर पूछे गणतंत्र भारत का पहला बजट, वित्त मंत्री जॉन मथाई। उस समय कौन है, गणतंत्र, ये तो स्वतंत्र भारत का अगर पूछा उसने, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो जॉन मथाई ने। किसने, जॉन मथाई ने। गणतंत्र भारत का पहला बजट। अगर पूछ ले पहली बार कार्यवाहक वित्त मंत्री कौन रही है, तो कौन रही है, कार्यवाहक वित्त मंत्री। पहली बार कार्यवाहक वित्त मंत्री रहने वाली कौन है, इंदिरा गांधी। कौन है, इंदिरा गांधी पहली बार कार्यवाहक वित्त मंत्री रही है। अगर पूछे पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार महिला वित्त मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण। कौन है, सर्वाधिक बार कौन रही है, निर्मला सीतारमण। कौन है, निर्मला सीतारमण। ये क्या रही है, सर्वाधिक बार निर्मला सीतारमण जी रहे, जिन्होंने कितने 10 बार, कितना 9 बार, सॉरी, इनका 9 बार रहा है। इस बार जो इन्होंने बजट पेश किया था वो 9वीं बार था। ठीक है, अगर पूछ ले सर्वाधिक बार प्रस्तुत करने वाले कौन थे, सर्वाधिक बार, तो अभी मोरारजी देसाई है। कौन, मोरारजी देसाई। कितनी बार, 10 बार। कितनी बार, 10 बार। अगर पूछे निर्मला सीतारमण जी का सबसे लंबा भाषण कब रहा है, 2020 में सबसे लंबा भाषण रहा है उनका, निर्मला सीतारमण जी का सबसे लंबा भाषण रहा। ठीक है, चलिए हम एक बार और देखते हैं भारत में बजट प्रणाली। तो देखते हैं भारत में बजट,
तो भारत में बजट की शुरुआत कब होती है? 1960 में होती है। कब होती है? 1960 में होती है। तो अगर पूछे स्वतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेकर आते? षणमुखम शेट्टी लेके आते। अगर पूछ ले गणतंत्र भारत का पहला बजट कौन लेके आते हैं? वो जॉन मथाई लेके आते हैं। ठीक है। अगर पूछ ले पहली बार कार्यवाहक वित्त मंत्री कौन रही है? इंदिरा गांधी जी रही है। ये क्वेश्चन है, हमेशा आपके लिए याद रख लो कि पहली बार कार्यवाहक वित्त मंत्री कौन रही? इंदिरा गांधी जी रही है। ठीक है। अगर पूछ ले पूर्णकालिक तथा सर्वाधिक बार वित्त मंत्री रहने वाली महिला कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। कौन है? निर्मला सीतारमण। कितनी बार बजट पेश कर चुकी है निर्मला सीतारमण जी? 9 बार। कितनी बार? 9 बार। सर्वाधिक बार मोरारजी देसाई। कितनी बार? 10 बार। कितनी बार? 10 बार। किसने? मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया। ओके। बजट से अभी करंट में जितनी भी न्यूज है ना, उसे पढ़ के जाना एसएससी सीजीएल वाले याद से, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन आना है, अच्छे से क्लास देखना। अगर पूछ ले कि भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक रहा है, तो भारत में जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक रहा है? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है भारत में वित्तीय वर्ष। ठीक है। यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, सबको पता है। नाबार्ड की स्थापना, आइए देखते हैं नाबार्ड की स्थापना। ठीक है। तो नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982। लिखो कब? 12 जुलाई 1982 को क्या होती है? नाबार्ड की स्थापना होती है। अगर पूछे नाबार्ड का फुल फॉर्म तो लिखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। याद रखना, फुल फॉर्म सर्वाधिक बार पूछा जाता है इसका। लिखो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, समझ में आ गया। नाबार्ड की स्थापना कब होती है? 12 जुलाई 1982 को होती है। इसका फुल फॉर्म का है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? मुंबई में। उद्देश्य इसका पूछ ले, उद्देश्य क्या है? कि किसानों ग्रामीणों को आर्थिक सहायता देना। अगर पूछ ले इसका उद्देश्य है, वो है किसानों और ग्रामीणों को क्या देना? लोन प्रोवाइड कराना। क्या कराना? लोन देना। इनका कार्य किसका? नाबार्ड का। याद रखना, नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। उद्देश्य क्या है? किसानों और ग्रामीणों को लोन देना। अगर पूछ ले इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ओके, आगे चलिए आगे चलते हैं हम। आगे चलते तो हम देखते हैं भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है। तो पहली बार जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है वो 1969 में होता है। कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है? 14 बैंकों का। कितनी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। उस समय पीएम कौन थी? उस समय पीएम थी इंदिरा गांधी। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी उस समय पीएम थी। अगर पूछ ले कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। कितनी? 6 बैंकों का राष्ट्रीय। उस समय पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। तो भारत में पूछ ले कि भारत में पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1969 में होता है। 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। क्वेश्चन सरल है मगर एग्जाम में कंफ्यूज कर देगा। एग्जाम में इतना कंफ्यूज कर देगा कि आपको ये नहीं समझ में आएगा 1969 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था और 1980 में कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ऊपर नीचे कर दो तो हमेशा याद रखना कि 1980 80 माने 6, दोनों बराबर जीरो बनता है। जीरो के ऊपर ऐसे हो जाए तो कितने होगा? 6। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में कितने? 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। तो हम क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगर आप लोगों का मन है तो भारत का भूगोल क्वेश्चन है, या आपको पढ़ना है कि यहीं पे क्लास बंद कर दें? चलिए देख लेते, ज्यादा डिटेल नहीं देखेंगे।
चलिए देखते हैं भारत का भूगोल। तो इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चन और हैं, विनय मैं लेके आऊंगी। तो कल तो नहीं, संडे को क्लास होगी, तो हमारी वो महा मैराथन क्लास होने वाली है शाम को। अगर इस क्लास पर आप लोगों ने सबसे ज्यादा शेयर किया इस क्लास को, तो उस क्लास को हम लाइव भी ले सकते हैं। तो आप लोग कमेंट में बता देना अगर आप लोगों को लाइव लेना हो तो। हम रिकॉर्डेड क्लास आपको यूट्यूब पर डाल देंगे, आप लोग देख लेना। और अगर आप लोग चाहते हो कि एमसीक्यू आप लोगों को लगाना है, तो हम टेलीग्राम पर पीडीएफ डाल दें, तो आप लोग लगा देना। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो, अगर कमेंट नहीं करोगे तो नहीं फिर डालूंगी, मैं क्यों मेहनत करूं। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आपको एमसीक्यू वाली पीडीएफ दे दूंगी। ओके, चलिए देखते हैं हम भारत का भूगोल। देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो 7वां स्थान है। कौन सा है, 7वां स्थान है। पहला किसका है, रूस का। पहला किसका है, रूस का। भारत का कौन सा है, 7वां है। ठीक है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वो 15,200, कितनी है, 15,200 भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। ठीक है, आज हम इनकी डिटेल नहीं करेंगे, क्योंकि हम इनकी एक क्लास लेकर आएंगे जिसमें कम से कम क्लास बहुत डिटेल में होगी और सब क्वेश्चन इंपोर्टेंट होंगे। कम से कम यहाँ से जियोग्राफी के क्वेश्चन बनने तो 7-8 क्वेश्चन उस क्लास में से निकल कर आएंगे। अगर आप लोग उस क्लास को मिस ना करें तो एग्जाम से पहले उस क्लास को देख लेना, क्योंकि वो क्लास आने वाली है जियोग्राफी की, बहुत डिटेल में क्लास होगी वो। और वो ही उसमें क्वेश्चन आएंगे जो बहुत ज्यादा रिपीट और बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा, कुचिकल जलप्रपात है, जो कहां पर है, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुचिकल जलप्रपात, जो कहां पर है, कर्नाटक में। अगर देख ले कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजर रही है, तो भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कितने, 8 राज्यों से होकर के भारत की कर्क रेखा गुजरती है। अगर पूछे श्वेत क्रांति का संबंध किससे, दूध से। किससे, दूध से, दुग्ध उत्पादन से किसका, श्वेत क्रांति का संबंध। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, नील नदी है, जिसे मिस्र नदी भी कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां पर होती है, यह अधिक वर्षा होती है मासेराम चेरापूंजी में। भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है, सरदार सरोवर परियोजना यह नर्मदा नदी पर है। और ये किस राज्य में, तो गुजरात में। किस राज्य में, गुजरात में यह परियोजना है जो नर्मदा नदी पर है। अगर पूछ ले हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो हीराकुंड बांध है वो ओडिशा नदी पर है। कहां पर, ओडिशा में, महानदी पर। सॉरी मैं वो गलत बोल रही हूँ। तो हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। क्या है, सबसे लंबा बांध है भारत का, जो कहां पर, ओडिशा में। कौन सी नदी पर है, महानदी पर है भारत का सबसे लंबा बांध। अगर पूछ ले भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, तो भारत में जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा है। अगर पूछ ले एक भारत में सबसे ऊंचा पर्वत भी है, वो केटू है। कौन सा, केटू है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, केटू है। सबसे ऊंचा पर्वत है वो कंचनजंगा है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आज तो हमने इसके वन शॉट देख लिए, ज्यादा नहीं जाएंगे डिटेल में। डिटेल में क्लास इनकी आने वाली है, उस क्लास को आप लोग जरूर देखना, मिस मत करना। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिम बंगाल में। सुंदरबन कहां पर है, पश्चिम बंगाल में। और भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यहीं पर क्वेश्चन खत्म होते हैं। तो अगर आप लोग बताएं तो क्लास कैसी लगी, आप लोग जरूर बताना कमेंट में। और अगर आप लोगों को वो क्लास लाइव लेना है संडे वाली, तो इस पे कमेंट करके बता देना कि लाइव क्लास हो जाए मैडम। तो लाइव क्लास आने वाली है आपकी कब, संडे को। कब, संडे को आने वाली है, जिसमें क्वेश्चन बहुत रहेंगे। तो जितना मैंने वीडियो अपलोड करा दिए यूट्यूब पर, तो उन सारे क्वेश्चन, उसके सारे क्वेश्चन रहेंगे। ओनली हम इतिहास में हड़प्पा सभ्यता को छोड़, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को मैंने बहुत डिटेल में और उसके एमसीक्यू भी बहुत डिटेल में कराए हुए हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को नहीं लेंगे। हड़प्पा सभ्यता से आगे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और ऋग वैदिक काल, और जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो आधुनिक हिस्ट्री के रहेंगे, उसमें मध्यकालीन के रहेंगे, उसमें जियोग्राफी के रहेंगे, इकोनॉमिक्स के भी रहेंगे,
और भी देख लेंगे, उसमें मिसलिनियस भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी। ओके, तो बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो क्लास को मैं यहीं पर वो बंद करती हूँ। तो जय हिंद, जय भारत। और आप लोग क्लास को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है।